सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज भी हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सुनने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट दिस इज़ जस्ट अ कंटिन्यूटी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है, कैसे वो आपके कॉर्निया के स्ट्रोमा को इन्वॉल्व करता है। सो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्वॉल्विंग द स्ट्रोमा ऑफ कॉर्निया एंड दिस इज टेक्निकली नोन एज HSV, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या वायरल स्ट्रोमल केराटाइटिस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरल स्ट्रोमल केराटाइटिस यानी कि कॉर्निया के स्ट्रोमा की इन्फ्लेमेशन, या जिसको हम और बेटर शब्दों में इंटरस्टिशियल केराटाइटिस बोलते हैं। सो कॉर्निया के स्ट्रोमा के लिए हम इंटरस्टिशियल वर्ड यूज करते हैं। सो देयरफॉर टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। और इस सभी के रिगार्डिंग हमारे पास एक स्टडी भी है जिसको बोलते हैं, या जो है हर्पेटिक आई डिजीज स्टडी। हर्पेटिक आई डिजीज स्टडी या इन शॉर्ट हेड्स, HEDS। इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं, हेड्स टाइप 1 एंड टाइप 2। तो ये सभी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे आपका जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो रीएक्टिवेशन पे या रिकरेंस पे ही कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है। सो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है, व्हेनेवर इट गेट्स रीएक्टिवेटेड या व्हेनेवर देयर इज अ रिकरेंस ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ओनली देन द वायरस गेट्स अ चांस टू कॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्निया, तभी वो कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ द वायरस इन्वॉल्व्स द कॉर्नियल स्ट्रोमा। सो हाउ द वायरस इन्वॉल्व्स द कॉर्नियल स्ट्रोमा। देखो, इसमें हमने पहली बात ये याद रखनी है कि सीधी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है कॉर्निया के स्ट्रोमा की। सो द फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल केराटाइटिस नेवर हैपन्स, यानी कि जब भी आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल केराटाइटिस होगी, it will almost always be after getting a epithelial keratitis, यानी कि पेशेंट को हमेशा ही पहले एपिथेलियल केराटाइटिस हुआ होगा, तो तभी उसके बाद जब रिकरेंस होती है। देखो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को ठीक करने में कि बार बार रिकरेंसेस होती हैं। और ये रिकरेंस जो है एक बार ठीक होने के 1 महीने बाद भी हो सकती है, 6 महीने बाद भी हो सकती है, या सालों बाद भी हो सकती है। और हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर फॉर द रिकरेंस ऑफ दीज वायरसेस, पर फिर भी हमें नहीं पता कि रिकरेंस जो है वो कब होती है। तो स्ट्रोमा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा तब होगी जब पेशेंट को पहले एपिथेलियल एपिसोड हो चुका है। तो होता क्या है, अगर हम और डिटेल में इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझें, तो जब भी वायरस एपिथेलियल केराटाइटिस करता है तो शायद उसके बाद जो वायरस है वो पेरिफेरी पे रह जाता है। सो परहैप्स द वायरस इट रिमेन्स समवट इन द पेरिफेरी। तो पेरिफेरी में शायद वायरस जो है वो लेटेंट स्टेज में रहता है, और तभी वो फिर से रीएक्टिवेट होकर इट कॉजेज एक्टिव स्ट्रोमल इन्फ्लेमेशन। तो आप देखोगे वी आर यूजिंग द वर्ड परहैप्स बिकॉज इसकी एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी को हम ऐसे समझते हैं कि शायद दिस इज द मैकेनिज्म ड्यू टू विच वायरस जो है वो रीएक्टिवेट होता है। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज कि अब इस बार क्या हुआ कि वायरस जो है वो पेरिफेरी पे एक लेटेंट स्टेज में था,
और वो फिर से एक्टिवेट हो गया, यानी कि रिकरेंस हुई है ऑब्वियसली। तो इस रिकरेंस की वजह से अभी वायरस ने क्या करना है कि इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द स्ट्रोमल सेल्स, यानी कि केरेटोसाइट्स। सो वायरस ने स्ट्रोमा के सेल्स या केरेटोसाइट्स को इन्वॉल्व करना है। और अब देखो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि जब वायरस आपके एपिथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व करता था इन द फॉर्म ऑफ एपिथेलियल केराटाइटिस या डेंड्राइट, तब उसमें क्या था कि वायरस जो एपिथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व करता था, तो ये एपिथेलियल सेल्स जो थे इनमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी। तो एपिथेलियल केराटाइटिस में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सुपरफिशियल हैं। सो सुपरफिशियल होने की वजह से जो सेल्स हैं दे गेट इजीली शेड ऑफ, वो ऊपर से शेड हो जाते हैं, thereby they cause minimum inflammation। तो therefore एपिथेलियल केराटाइटिस में हमारा टारगेट क्या था कि हमने एंटीवायरल ड्रग दी, जैसे कि एसाइक्लोविर हमने दी। वायरस के जो इन्फेक्टेड सेल्स थे दे गॉट शेड ऑफ एंड द ट्रीटमेंट इज कंप्लीट। सो वायरस के जो सेल्स थे दे कॉज मिनिमम अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, और वो ऊपर से शेड ऑफ हो गए और पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया या ठीक हो गया। पर अब क्या हो रहा है कि जो वायरस के सेल्स हैं दे आर एंटरिंग इनसाइड, यानी कि वो सब एपिथेलियली या स्ट्रोमा के केरेटोसाइट्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू कॉज इन्फ्लेमेशन। और अब क्या है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कॉर्निया के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो दिस इज नॉट गुड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्निया, क्योंकि इसने कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो देयरफॉर जो स्ट्रोमल केराटाइटिस है, जो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, उसमें जो हमारा टारगेट है, हम इसको लिख लेते हैं। सो मैनेजमेंट में इन द केस ऑफ मैनेजिंग अ केस ऑफ इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, हमारा जो टारगेट है ट्रीटमेंट का इन द केस ऑफ इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, वो क्या है कि हमने वायरस को भी डिस्ट्रॉय करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, और हमने इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है। नहीं तो हमारा कॉर्निया जो है वो धीरे धीरे ओपेक या वाइट होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो देयरफॉर हमने दो चीज़ों को टारगेट करना है, एंटीवायरल तो देना ही है ऑब्वियसली, और प्लस हमने इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स यूज करते हैं वो होते हैं स्टीरॉइड्स, राइट। सो ये हमारा टारगेट रहता है इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। अब देखिए हमने इसको कैसे मैनेज करना है। तो अब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज या कई सारे केस सिनेरियोज बन सकते हैं। जैसे कि पहला केस सिनेरियो है कि एक पेशेंट को पहले एपिथेलियल केराटाइटिस था, पर अभी उसको रिकरेंस हुई, बट अब रिकरेंस के बाद उसका एपिथेलियम जो है वो नॉर्मल है, यानी कि एपिथेलियम इज नॉर्मल, बट उसके कॉर्निया स्ट्रोमा में केराटाइटिस है। सो कॉर्निया के स्ट्रोमा की जो केराटाइटिस है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंटरस्टिशियल। सो देयरफॉर एक सिनेरियो है हमारे पास के कॉर्निया के स्ट्रोमा में, तो ये अगर एपिथेलियम साइड है, ये एंडोथेलियम साइड है, तो एपिथेलियम नॉर्मल है पर स्ट्रोमा में इन्फ्लेमेशन है। सो स्ट्रोमा की कोई भी इन्फ्लेमेशन आपको स्लिट लैंप पे वाइटिश नजर आएगी। वेल वाइटिश हम अब वाइट मार्कर से तो ऐसे नहीं बना सकते, बट द पॉइंट इज के यू विल बी एग्जामिनिंग द पेशेंट, जब आप स्लिट लैंप पे देखोगे तब आपको वाइटिश डिफ्यूज, ऐसे डिफ्यूज वाइटिश इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, जो कि आपकी स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है। हम क्लिनिकल फोटोग्राफ्स में इसको और अच्छे से समझेंगे। सो देयरफॉर इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में मेन क्या है कि स्ट्रोमा की इन्फ्लेमेशन है। अब ये जो स्ट्रोमा की इन्फ्लेमेशन है ये स्ट्रोमा के भी एंटीरियर 1/3 पे रह सकती है, ज़्यादा होगी तो पूरे स्ट्रोमा को भी इन्वॉल्व कर सकती है, और ज़्यादा होगी तो एंडोथीलियम को भी इन्वॉल्व कर सकती है, और ज़्यादा होगी तो आपके आइरिस को भी इन्वॉल्व करके आइराइटिस कर सकती है। बट द ब्यूटी ऑफ
द पैथोलॉजी इज, ये जो पैथोलॉजी है आप बड़े अगर ध्यान से समझें कि एक टाइम में जनरली एक ही चीज़ को टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल जब ये पहले एपिथेलियम पे था तब हमारे पास सिर्फ एपिथेलियल केराटाइटिस थी, ये नहीं है कि वो कॉन्टिग्यूअस स्प्रेड में आगे जा रही है। सो व्हेन इट इज एपिथेलियल तो वो मोस्टली एपिथेलियल ही रहती है, व्हेन इट इज स्ट्रोमल तो वो स्ट्रोमल ही रहती है। और तीसरी स्टेज में क्या है कि अगर वो अनट्रीटेड है तो वो आयराइटिस तक भी जा सकती है, राइट, आइरिस को भी इन्वॉल्व करती है। सब इन सारी चीज़ों को जब हम मैनेज करते हैं क्लिनिकली, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल केराटाइटिस हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को क्लिनिकली मैनेज करने में हमें क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमने पेशेंट को ठीक करने के लिए जैसे कि टॉपिकल एंटीवायरल शुरू किया, ठीक है, टॉपिकल एंटीवायरल जिसमें मोस्टली हम एसाइक्लोविर की ऑइंटमेंट यूज करते हैं 5 टाइम्स अ डे जनरली। तो हमने टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग शुरू की जैसे एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट, और क्योंकि स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट है तो हमने टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी शुरू किए जैसे कि प्रेडनिसोलोन टॉपिकल 1%। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट है स्ट्रोमल केराटाइटिस का या इंटरस्टिशियल केराटाइटिस का, ये जनरली काफ़ी लंबा चलता है। सो इट मीन्स के द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी continued for quite a long period of time। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब तो किसी किसी केस में हमें 1 साल तक भी ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब ये ट्रीटमेंट आपका लंबा चलेगा, यानी कि बहुत लंबा आपने टॉपिकल एंटीवायरल शुरू किया हुआ है, स्टेरॉइड शुरू किया हुआ है, अगर टॉपिकल से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो फिर हमें ओरल एंटीवायरल यूज़ करना पड़ेगा या ओरल स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो इतने लंबे ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है पेशेंट की कंप्लायंस का। कंप्लायंस का मतलब है कि हमने बोला कि ये ट्रीटमेंट ऐसे करना है पर पेशेंट खुद से ही बंद कर देता है ट्रीटमेंट, या तो वो खुद से एंटीवायरल बंद कर देगा, खुद से स्टेरॉइड बंद कर देगा। तो देयरफॉर इतने लंबे ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट आपके पास रेगुलरली नहीं आता, दवा भी रेगुलरली नहीं डालता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार रिकरेंसेस होती रहती हैं। और यही जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट ऑफ दिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरल इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के दैट दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंसेस। और रिकरेंस का एक मेजर रीजन क्या है? पुअर कंप्लायंस, कि जब पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं सुनेगा और उसको लगेगा थोड़े से ही कि अब तो मैं ठीक हो गया, मैं इतनी दवाई क्यों डालूं, तो दैट इज द रीजन के विच रिजल्ट्स इन रिकरेंस। तो जब भी बार बार रिकरेंस होगी, एवरी टाइम देयर इज अ रिकरेंस, तो डेफिनेटली ये आपके कॉर्निया के स्ट्रोमा को और ज्यादा डैमेज करेगी। कई बार तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एंटीवायरल बंद कर देता है। देखो, अगर पेशेंट ने एंटीवायरल ड्रग बंद कर दी और स्टेरॉइड चल रहे हैं और इधर से क्या हुआ कि उसका एपिथेलियम भी इन्वॉल्व हो गया। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट ने एंटीवायरल ड्रग बंद कर दी और इधर से उसका एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज के स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, सो स्टेरॉइड्स दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस एपिथेलियम टू हील। तो एपिथेलियम हील नहीं हो रहा, तो अब पेशेंट को एक और प्रॉब्लम आ गई कि उसका एपिथेलियम में भी डिफेक्ट बन गया, तो जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक केराटाइटिस, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक केराटाइटिस। सो इसलिए हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की जो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है उसको बड़े ध्यान से अच्छे से हमें डायग्नोज करना है, फ्लोरेसेंस से स्टेन करके देखना है। कई बार रोज बंगाल डाई भी हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि एपिथेलियम इन्वॉल्व है, स्ट्रोमा इन्वॉल्व है, या डिजीज एक्टिविटी जो है वो कहाँ तक लिमिटेड है। आइए हम इन सभी चीज़ों को अब क्लिनिकली डिस्कस करते हैं। लेट मी स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज। या देखिए,
अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये स्लिट लैम्प फोटोग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको वाइटिश नज़र आ रहा है। क्लिनिकल स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जब हम देखते हैं, स्लिट लैम्प पे कॉर्निया की जो स्लिट बनाते हैं, तो उसमें ये जैसे एपिथेलियम है, ये स्ट्रोमा है, ये एंडोथेलियम है, तो हमें ऐसे वाइटिश नज़र आता है। ये वाइटिश जो हमें नज़र आ रहा है, ये सारा एक्टिव इन्फ्लेमेशन है स्ट्रोमा की। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एपिथेलियम तो हील्ड है, पर इसका भी एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि इसको पहले डेंड्राइट हुआ था, देखो। देयरफॉर ये एक प्री एग्जिस्टिंग डेंड्राइट था जो कि हील हो गया, बाद में रिकरेंस हुई, पर इस बार वो स्ट्रोमा में चला गया। देयरफॉर इस बार वो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है। ये आपकी क्या पिक्चर है, दिस इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। नेक्स्ट फोटोग्राफ हम देखते हैं। थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है मोबाइल की, बट स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 डेंस इन्फिल्ट्रेट्स हैं स्ट्रोमा में। और अगर आप और ध्यान से देखो तो ये जो वाइटिश रिफ्लेक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये एंडोथेलियम के ऊपर भी इन्वॉल्वमेंट है। इट्स अ डीप इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रोमा विद एंडोथेलाइटिस। तो देखो कौन से पेशेंट में क्या होगा ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिज़ीज़ में जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलता है और पेशेंट खुद से ही ट्रीटमेंट जो है बंद कर देता है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वायरस कि वो फिर से जो है वो अटैक करे उस पेशेंट को, है ना। इसीलिए वी कैन नॉट से कि पेशेंट जो है वो कितनी सीवियरिटी से हमारे पास आएगा। चाहे अब वो पिछली वाली सीवियरिटी से आया, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमने उसको टॉपिकल एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट और स्टेरॉयड देने हैं। यहाँ पे भी हम उसको टॉपिकल एंटीवायरल और स्टेरॉयड से शुरू करेंगे। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा फिर हम ओरल की तरफ जाएंगे। तो ये आप देखिए, हाँ, जिसमें देखिए बहुत एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट है कि पूरे का पूरा डीप स्ट्रोमा है, और ये आपका सारा इधर से एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम के ऊपर ग्रेइश सेल्स हैं। आइरिस की भी इन्फ्लेमेशन है आयराइटिस की फॉर्म में। दिस इज़ एंडोथेलाइटिस विद आयराइटिस। ये सारी सीवियरिटी हम स्लिट लैम्प पे चेक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्या हमें नज़र आ रहा है। हाँ, इसमें आप देखो अगर ध्यान से तो ये क्या है कि ये जो पिंक सी दिख रही है, ये रोज़ बेंगॉल है। रोज़ बेंगॉल जो आपके डेड सेल्स को स्टेन करती है। पीछे जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो फ्लोरेसिन है। तो फ्लोरेसिन जो है वो उस एरिया को स्टेन करेगी जहाँ पे एपिथेलियल डिफेक्ट है। कितना बड़ा एपिथेलियल डिफेक्ट है जिसके ऊपर डेड सेल्स हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने एंटीवायरल बंद कर दी, जिसकी वजह से वायरस फिर से एक्टिवेट हुआ, उसने एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया, उधर से स्टेरॉयड चल रहे थे, जिसकी वजह से एपिथेलियल डिफेक्ट बड़ा होता गया, और इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक केराटाइटिस। ये सारे सिचुएशंस जो हैं क्लिनिकली हमें देखने को मिलती हैं। तो देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स के क्या क्या हो सकता है, हम तो जस्ट बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये एक रेयर वेरिएंट है जिसमें 2 राउंडेड या ओवल डिस्क लाइक ओपेस्टीज दिख रही हैं स्ट्रोमा में। इसको बोलते हैं डिमर्स नम्यूलर केराटाइटिस। ये भी एक रेयर वेरिएंट है HSV इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में। तो लेट्स टॉक अबाउट दी हर्पेटिक आई डिजीज स्टडी। हर्पेटिक आई डिजीज स्टडी क्या है कि इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए देयर वाज अ स्टडी started in May 1989, that was herpetic eye disease study 1, और उसके बाद there was another study in October 92 that was called HEDS herpetic eye disease study 2। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने, बहुत सारी सिचुएशंस हमने डिस्कस की इस स्टडी में। जैसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आर टॉपिकल स्टीरॉइड्स इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हर्पिस सिम्प्लेक्स स्ट्रोमल केराटाइटिस इन कंजंक्शन विद टॉपिकल ट्राईफ्लोरिडीन। तो ट्राईफ्लोरिडीन पहले यूज़ होती थी, दिस इज़ एन एंटीवायरल, अब हम उसकी जगह एसाइक्लोविर यूज़ करते हैं, पर स्टडी में हमने ट्राईफ्लोरिडीन एंटीवायरल से ही देखा। तो देखो हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट को हर्पिस सिम्प्लेक्स की इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल केराटाइटिस है, तो उसमें हमने एंटीवायरल तो दे दिया टॉपिकल, पर क्या स्टेरॉइड्स उसमें इफ़ेक्टिव हैं? वेल, अब तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि यस इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। तो यही रिज़ल्ट था
कि वाकई में टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो हैं दे आर इफेक्टिव इन कॉजिंग अ स्पीडी रिकवरी एंड रिड्यूसिंग प्रोग्रेशन। सो देयरफॉर टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम प्रेडनिसोलोन जो है वो शुरू करेंगे टॉपिकल एंटीवायरल के, राइट। तो आगे इन्होंने देखा कि क्या हम ओरल एसाइक्लोविर भी ऐड कर दें, कि इधर से हमने टॉपिकल स्टेरॉइड्स तो शुरू किए ही हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, टॉपिकल एंटीवायरल भी दिया है जैसे एसाइक्लोविर अगर हम आज की बात करें, तो क्या हम अगर ओरल एसाइक्लोविर भी साथ में ऐड कर दें तो क्या उससे हमें कुछ और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पर इसमें देखा कि नहीं, ओरल एसाइक्लोविर जो है उसका टॉपिकल के साथ देने में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, यानी कि टॉपिकल एंटीवायरल भी इक्वली इफ़ेक्टिव काम करेगी ओरल के कंपैरिजन में। हाँ, अगर किसी वजह से पेशेंट टॉपिकल नहीं डाल रहा फिर हम ओरल देंगे, बट ओरल साथ में ऐड करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें नहीं दिखा। फिर हमने पूछा कि क्या ओरल एसाइक्लोविर जो है वो आयराइटिस में काम करती है। डज ओरल एसाइक्लोविर हेल्प्स इन बेटर रेजोल्यूशन ऑफ आयराइटिस विच हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रीटेड विद टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ट्राइफ्लोरिडीन। सो हाँ, इसमें हमने देखा कि अगर पेशेंट की जो पैथोलॉजी है वो केराटाइटिस से होती होती आयराइटिस तक चली गई, तब आप खाली टॉपिकल पे ना रहो, तब आप ओरल एसाइक्लोविर ऐड कर सकते हो। तो अगर HSV केराटाइटिस जो है वो आइरिस तक पहुंचती है तब आप ओरल ऐड कर दो, पर उसका इफ़ेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे इन्होंने 3 हफ्ते के बाद देखा, बट स्टिल उसमें ओरल का रोल है। फिर क्वेश्चन है कि क्या हम अगर हमारी एपिथेलियल केराटाइटिस है तो क्या अगर हम उस समय ओरल दे दें, जैसे हमने देखा कि एपिथेलियल में तो हम जो है सिर्फ टॉपिकल एंटीवायरल या टॉपिकल एसाइक्लोविर ही देते हैं, तो ये क्वेश्चन था कि अगर हम, ये स्टडी उन्होंने की कि अगर हम उस समय ओरल एसाइक्लोविर दे दें तो क्या फ्यूचर में हम स्ट्रोमल केराटाइटिस या आइरिडोसाइक्लाइटिस से बच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं दिखा कि अगर आप सोचो कि एपिथेलियल केराटाइटिस हुआ और आपने ओरल दे दिया और फ्यूचर में रिकरेंस नहीं होगी, नहीं। सो देयर वाज नो बेनिफिट सीन एट दैट टाइम। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम लो डोज ओरल एसाइक्लोविर देते रहें तो क्या वो रिकरेंस को प्रिवेंट करेगी। हाँ, ये ज़रूर देखा गया कि अगर हम लो डोज ओरल एसाइक्लोविर चलाते रहें तो उससे 41% तक रिकरेंस कम की जा सकती है। तो लो डोज ओरल एसाइक्लोविर का मतलब है 400 मिलीग्राम्स सुबह शाम BD। तो फिर क्वेश्चन था कि ये जो लो डोज हम शुरू करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट कितनी देर रहेगा और कैसे करना है। तो इसमें ये देखा गया कि लो डोज जो ओरल एसाइक्लोविर है फिर आपको कम से कम 1 साल तक देनी पड़ेगी, पर जब भी आपने उसको बंद कर दिया तो उसके बाद उसका जो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। फिर उन्होंने पूछा कि डज प्रीवियस आई डिजीज़ अफेक्ट्स द रिस्क ऑफ रिकरेंट। वो ऑब्वियसली यही तो हम बात कर रहे हैं कि जितनी बार रिकरेंस होगी उतनी बार आपका जो स्ट्रोमल डैमेज है वो ज़्यादा होता जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द प्रिडिक्टर्स, देखा मतलब कि व्हाट आर द प्रिडिक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल केराटाइटिस इन केस ऑफ स्ट्रोमल केराटाइटिस। वेल, अगर आपको स्ट्रोमल केराटाइटिस है और पहले आपको एपिथेलियल केराटाइटिस था नेचुरली, तभी रिकरेंस के बाद स्ट्रोमल हुआ, तो डेफिनेटली एपिथेलियल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो इंटर रिलेटेड ही हैं। फिर इन्होंने देखा कि क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे बंदा धूप में काम करता है या उसके कॉर्निया को माइनर ट्रॉमा हो गया या अगर वो स्ट्रेस में है, तो क्या इससे रिकरेंस पे कोई असर पड़ता है। वेल देखो, जैसे हमने पहले देखा कि रिकरेंस में स्ट्रेस का रोल है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से स्ट्रोमल डिजीज़ जो है वो रिकरेंट होता है। सो देयरफॉर स्टडी कंक्लूडेड कि इवन दो चलो सैम्पल साइज वॉज स्मॉल बट स्टिल एनालिसिस शोड के इतनी सर्टेनिटी से हम नहीं बोल सकते दैट स्ट्रेस UV एक्सपोजर या कॉन्टैक्ट लेंस वियर या सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो हैं वो 100% रिकरेंस से एसोसिएटेड हैं। तो दे आर अनलाइकली टू बी एसोसिएटेड विद रिकरेंस, मतलब दिस वॉज नॉट फाउंड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सब ये सारे पॉइंट्स को हमने 2 में डिवाइड किया। तो पहली जो स्टडी थी वो थी आपकी हर्पीज आई डिजीज स्टडी टाइप 1। तो ये आप देख सकते हो कि ये 3 पॉइंट्स उसमें थे, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं इनको।
और ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स जो थे वो हर्पिस आई डिजीज स्टडी टाइप 2 में देखे गए। तो जो भी हमने पॉइंट्स पहले डिस्कस किए उसमें से ये 3 पॉइंट्स 1 में कवर किए और ये पॉइंट्स 2 में। तो देयरफॉर ये सारी स्टडी के बेस पे हमारे पास कुछ थेराप्यूटिक ऑप्शन आई जो आप देख सकते हो कि टॉपिकल जो एंटीवायरल्स हैं उसमें हमारे पास गैनसाइक्लोविर ऑइंटमेंट, एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट और ट्राइफ्लूरिडीन तो अब हम नहीं यूज़ करते खैर। तो इसमें थोड़ा सा डोजिंग का फ़र्क है, जैसे गैनसाइक्लोविर जो है 5 टाइम्स देनी है जब तक हील नहीं होता, फिर 3 टाइम्स कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। एसाइक्लोविर की डोज 5 टाइम्स रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। तो ये ओरल में भी हमारे पास ऑप्शन है, आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो कि ओरल में जैसे एसाइक्लोविर है तो उसकी जो स्टार्टिंग डोज है एपिथेलियल में 400 mg है 3 to 5 टाइम्स अ डे फॉर 7 to 10 डेज़। अगर स्ट्रोमल या एंडोथेलियल है उसमें देखना है कि अल्सरेटिंग तो नहीं है या अल्सर है। सिमिलरली वेलसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, तो वेलसाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर जनरली क्या है कि इनकी डोजिंग कम है एज़ कम्पेयर टू एसाइक्लोविर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए आज भी एसाइक्लोविर ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, बट आप डेफिनेटली ये दोनों भी यूज़ कर सकते हो, वेलसाइक्लोविर या फैमसाइक्लोविर। सो दैट्स इट, थैंक यू। एनी डाउट मोस्ट वेलकम।